निधन के बारे में सूचित करना है। श्री अब्बू हसीम खान चौधरी पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं तथा 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 2 कार्यकालों के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी थे। वे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के उपनेता भी रहे। श्री अब्बू हसीम खान चौधरी का निधन 85 वर्ष की आयु में 8 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। श्रीमती मोहसिना किदवई उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा तथा मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा की सदस्य रही। वे 2 कार्यकालों के लिए राज्यसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री भी रही। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही तथा उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रही। श्रीमती मोहसिना किदवई का निधन 94 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुआ। श्री हरिनारायण राजभर उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। श्री राजभर को 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे। श्री हरिनारायण राजभर का निधन 76 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले जी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्रीमती आशा भोसले भारतीय संगीत की सबसे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न और लोकप्रिय आवाज़ों में से एक थी। 7 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय सिनेमा और संगीत में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। अपने दीर्घ एवं शानदार करियर के दौरान श्रीमती आशा भोसले ने विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत गाया, जिससे उन्हें भारत और विदेशों में अत्यधिक लोकप्रियता और प्रशंसा मिली। उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तथा वर्ष 2000 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। श्रीमती आशा भोसले जी का निधन 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। ये सभा हमारे 3 पूर्व साथियों और श्रीमती आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। आज मौसम अच्छा है। बोलना है। माननीय सदस्य, मैं इस प्रतिष्ठित सदन में भारत की वैज्ञानिक प्रगति और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की यात्रा में प्राप्त एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में
उल्लेख करना चाहता हूँ। दिनांक 6 अप्रैल 2026 को भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की। हमारे 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने प्रथम किटी कैलेटी को सफलतापूर्ण प्राप्त कर लिया है। ये इस बात का प्रतीक है कि रिएक्टर में नियंत्रित और सतत न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई है। माननीय सदस्यगण, ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एक महान राष्ट्रीय उपलब्धि भी है। 2 दशकों से अधिक की निर्माण अवधि में ये हमारे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्योगों और परमाणु ऊर्जा विभाग की कई यूनिट के निरंतर प्रयासों का सफल परिणाम है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को प्रोत्साहन मिला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को हासिल करने की भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को भी मजबूती मिली है। मार्च 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी PFBR के कोल्ड लोडिंग कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। हमारे सीमित यूरेनियम संसाधनों और समृद्ध थोरियम भंडारों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए भारत की न्यूक्लियर रणनीति की 3 चरणों में परिकल्पना की गई है। वर्तमान में चल रहे फर्स्ट स्टेज में प्रेस्टाइट हैवी वाटर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग होता है। इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम प्राप्त होता है। PFBR के सफल संचालन के साथ ही भारत ने सेकेंड स्टेज की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस स्टेज में हम अधिक न्यूक्लियर ईंधन का उत्पादन करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम उपयोग करेंगे। परंपरागत रिएक्टर की तुलना में एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अपनी ईंधन खपत के मुकाबले ज़्यादा ईंधन का उत्पादन करने की विशिष्ट क्षमता होती है। हमारी थर्ड स्टेज थोरियम यूरेनियम पर आधारित रिएक्टर होगा। इससे ऊर्जा का सतत और दीर्घकालीन भविष्य सुनिश्चित होगा। ऐसे समय में जब भारत की ऊर्जा की ज़रूरतें तेज़ी से बढ़ रही है, हम स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। न्यूक्लियर पावर एक ऐसा स्रोत है जो हमें भरोसेमंद 24 घंटे और कम कार्बन वाली बिजली उपलब्ध कराता है। सभी हितधारकों के लिए सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा सेक्टर को खोलने के लिए इसी सदन ने दिसंबर 2025 में शांति एक्ट पारित किया था। राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के साथ हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। PFBR के किटी कैलेटी हासिल करने के साथ ही भारत ने लंबे समय से परिकल्पित इस प्रोग्राम के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। PFBR भारत के निरंतर प्रयास, इनोवेशन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का गौरवपूर्ण साक्षी है। यह हमारी वर्तमान क्षमताओं को भविष्य की अधिक सतत और आत्मनिर्भर न्यूक्लियर ऊर्जा से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये उपलब्धि पूरी तरह स्वदेशी प्रयास के द्वारा हासिल की गई है। ये रिएक्टर इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। इसमें अन्य भारतीय उद्योगों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। ये हमारे वैज्ञानिकों के इकोसिस्टम और राष्ट्रीय सहभागिता की शक्ति का गौरवशाली प्रतीक है। माननीय सदस्य, इस उपलब्धि के साथ ही भारत इस एडवांस टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने वाले चुनिंदा देशों में तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आगे जरूर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन संसद से इस पर रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। यानी कि जिस वक्त हम बात करें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको लेकर कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या कुछ कहना है इस पर, एक बार आपको सुनाते हैं। ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है
और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो जल्दीबाजी है, जिस तरीके से लाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वो सदन के अंदर आएंगे तो महिलाओं के प्रति संवेदना उनमें जगेगी और जो महिलाओं में बरसों से इंतजार है, अब उनका सब्र की सीमा टूट रहा है और इसे सब मिल करके पास करेंगे, और नहीं जो पास करेंगे उनको घर में भोजनों नहीं मिलेगा। तो दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, एक तरफ विपक्ष का ये कहना है कि उन्हें इस विधेयक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोसेस से उन्हें कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। लेकिन और कुछ रिएक्शन पहले सुनाते हैं। खतरा है, तो मैं समझता हूं कि सभी लोगों को साथ मिलके इस विधेयक को पारित करना चाहिए। डीलिमिटेशन की जो नए प्रावधान है उसके बारे में आज यहाँ पर चर्चा होगी। मेरा पूरा विश्वास है कि सभी लोग इसे सर्वसम्मति से पारित करेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। देखिए, इस बेहद ही महत्वपूर्ण बिल से जुड़े हुए लगातार जो ये देखिए बांसुरी स्वराज क्या कुछ कहनी है इस पूरे मामले में, आइए आपको सुनवाते हैं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है भारत के इतिहास के लिए, भारत की मातृशक्ति के लिए। और विपक्ष के सभी साथियों से मैं आग्रह करती हूँ आपके माध्यम से कि देखिए, ये वचन पूर्ति का क्षण है। हम सब ने, पूरे सदन ने देश की मातृशक्ति से वचन किया था जब सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने पारित करा था कि इसको 2029 में लागू कर देंगे। तो आज विपक्ष जिस प्रकार की बहानेबाजी कर रहा है वो सही नहीं है, और मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप देवतुल्य मतदाता जो इस देश का है उसको कृपया भ्रमित मत करिए। तो चलिए अब सीधे आपको सदन की कार्यवाही में ले चलते हैं। श्री BL वर्मा। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज लोकसभा की कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अपने साथी राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभापति पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Srimati Rekha Nikhil Khadse, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Youth Affairs and Sports mentioned against her name at serial number 5 as per today's revised list of the business. Thank you, sir. Item number 6, Shri PP Chaudhary. Honorable Speaker, sir, with your permission, that this House do recommend to Rajya Sabha that the Rajya Sabha do appoint 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution, 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 in the vacancies caused by the retirement of Shri Saket Gokhale and Shri Bhuvneshwar Kalita from Rajya Sabha, and communicate to this House names of the members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee. प्रश्न है कि श्री PP चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 7 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं सबको कुछ मौका दूंगा, पहले वह इंट्रोड्यूस हो जाए। आइटम नंबर 8 श्री अमित शाह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन विधेयक 2026
को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। श्री केसी वेणुगोपाल जी। Sir, as per the rules of procedure 72, I raise here to object the bill introduced by Mr. Megwal ji and Ramesh Shah ji. Sir, this actually is a fundamental, this bill is completely a fundamental attack on Indian federal structure, sir. So what exactly the intention of the introduction of the bill? This is what the entire country is now watching. Last 2023, Lok Sabha and Rajya Sabha, the Parliament passed a bill ensuring 33% women reservation in the Parliament and Vidhan Sabha. Sir, that point of time itself, Leader of Opposition Rahul Gandhi from here, Leader of Opposition of other house, Mr. Mallikarjuna Kharge ji, and former CPP chairperson Sonia Gandhi ji, and all other opposition leaders completely asked the government, yes, this women reservation has to be enforced in 2024. वेणुगोपाल जी, वेणुगोपाल जी, एक मिनट सुनिए। 1 minute, sir. 1 minute, sir. 1 minute, sir. 1 minute, sir. एक मिनट वेणुगोपाल जी, मैं प्लीज आपको एक मिनट मैं दे रहा हूँ। पूरे विषय पर मैं बोलने दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन ये विषय अभी बिल इंट्रोड्यूस का है, उस पर बोल रहे, बाकी आप पूरा विषय रखना, मैं सबको पूरा विषय समय दूंगा। भूमिका इसमें नहीं बांधते। 81 and 82 completely provide the protection for fixing the seats of state on representation basis. This government want to completely hijack that constitutional protection and they want to put, the bill is very clear, sir. Sir. नहीं, मेरा एक अनुरोध है, मेरे को आपने स्पीकर ने कहा है आप बोल सकते हैं, मगर स्पीकर ने जब कहा कि रूल 72 में है, आप इंट्रोडक्शन को अपोज करने के लिए रूल्स 72 में जो आप बोलना चाहते हैं तो वो टेक्निकल विषय है। आप जो है पूरा इशू पे डिबेट पे शुरू हो गया। वेणुगोपाल जी, ये डिबेट का समय का नहीं है, ये टेक्निकल आप ऑब्जेक्शन जो उठाया उस पे बोलना है। कॉम्पिटेंसी ऑफ द हाउस का जो मामला है आप उसको बताइए। नहीं, पूरा मौका देंगे, कोई अभी बिल पास थोड़ी हो रहा है, आप जितने घंटे जाओगे उतने घंटे मौका दूंगा। 33% of women reservation, why don't you implement in 2024 election? Sir, you only, sir. गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं? बिल के पुरस्तापित थे बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं। एक बार बिल पुरस्तापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुरस्तापित करना या ना करना, तो बिल को पुरस्तापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं। उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु अभी जो रूल्स है वो रूल्स है कि वो तकनीकी ऑब्जेक्शन ही ले सकते हैं, बिल के मेरिट्स पर नहीं बता सकते। Sir, what is the procedure of the house, sir? Sir, you तो प्रोसीजर सुनना चाहते हैं? Sir, you allow me to speak. नहीं, allow me to speak. Allow बढ़ गया। Minister can reply final. इनका माननीय गृह मंत्री जी का बिल इसलिए मैंने मौका दिया उनको। Why Amit Shah ji interfering minute? He can reply, sir. What is there, sir? You can reply. Sir, my point is very clear. Sir, this bill चालू है, माइक चालू है, आपका ही बंद होता है, इनका बंद नहीं होता। Mic is not working. माइक चालू है। Sir, therefore, we insisted that women reservation should be implemented in 2024. You brought a bill that women reservation will be implemented
after the census and census after delimitation. This is by the government only, not from opposition. Now you are telling delimitation census is not possible before 2029. Therefore, you have a better example in Assam. You have a better example in Jammu Kashmir. How you completely done the delimitation exercise? Every entire country know that. You want to centralize that delimitation now national. Sir, my point is that, sir, this is against. This is against. Sir, you. When Indira Gandhi ji was the Prime Minister, the protection of the state has been given by the Constitution. 25 years. Sir, Atal Bihari Vajpayee ji also in 2001. Atal Bihari Vajpayee also extended that protection. Now you want to take away the protection given by Indira ji and Atal Bihari Vajpayee. Your intention is very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. You are not. You know about the Indian people mindset. You are scared of 2029 election. You want an escape route to cover up that 2029. That is why you bring the anti-constitutional bill. Therefore, I think the minister has to withdraw this bill, sir. This is the minister has to withdraw the bill. मैं पहले ही सदन को बता दूं कि इस बिल पर व्यापक चर्चा होगी, इसलिए आप अपने विषय को जब व्यापक चर्चा हो जब बोलें, और पर्याप्त समय आपको दूंगा, कोई समय की कमी नहीं रहेगी। अभी नियम प्रक्रियाओं से सदन चले, 72 में ही आप ऑब्जेक्शन करें, ये मेरा आग्रह है आपसे। धर्मेंद्र यादव जी, आपको देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले आपका, मैं अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से ये जो तीनों ही के तीनों बिल आए हैं, संविधान संशोधन बिल, परसीमन बिल, संघराज्य बिल, तीनों ही बिलों का पुरजोर विरोध करता हूं सभापति जी, और संवैधानिक आधार पर करता हूं। देश के संविधान में हम संसद को पावर इस बात की दी गई है कि संविधान की संरक्षा करें, सुरक्षा करें, लेकिन सभापति जी आज एक ऐसे बिल आए हैं कि हम लोग संविधान को ही तोड़ना, मरोड़ना, फोड़ना चाह रहे हैं, और इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सभापति जी, विरोध के आधार हैं। सभापति जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। जिस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी, नहीं देंगे, दीजिए। ऐसे नहीं, महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए, और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। अब सब सीनियर सदस्य हैं, सबको बार बार टोकने का, रोकने का कहेंगे तो अध्यक्ष महोदय हमें टोकते हैं। इसीलिए क्या महिला आरक्षण के खिलाफ हैं क्या आप? यदि अब मैं नियम 72 को पढ़ दूं, नियम 72 को पढ़ दूं, एक मिनट, इनके प्रेमचंद्र जी, नियम 72 क्या कहता है ये पहले सबको स्पष्ट कर दूं। यदि किसी विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रतर वाद विवाद के प्रश्न को रखा जा सकेगा। परंतु जब प्रस्ताव इस आधार पर विरोध किया जाए
कि विधेयक ऐसे विधान का, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का, ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो विधायन क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर पूर्ण चर्चा की आज्ञा दी जा सकती है। परंतु ये भी है कि अध्यक्ष द्वारा वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरंत मतदान के लिए रखा जा सकता है। अब आपने रूल 72 में जिन्होंने नोटिस दिया है, आपने रूल 72 में ये टेक्निकल विषय उठाने का मौका दिया जा रहा है। मेरा एक बहुत विनम्रता से एक रिक्वेस्ट है, अभी जैसे हमारा समाजवादी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, ये आज संवैधानिक बात इस तरह का रूल 72 में ना बोले। धर्म के नाम पर यहाँ रिजर्वेशन नहीं हो सकता, संविधान में नहीं है, इस तरह का बात ना करें। आपने नहीं बुलाया जी, तो महिला विधेयक को सर पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। आप पूरा देश का महिलाओं के लिए बात कीजिए। हाँ, अखिलेश जी बोल दे। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। अखिलेश जी, आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ, उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है।
It's not there. अध्यक्ष महोदय अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अखिलेश जी, जब पूरी डिबेट सर नहीं सर नहीं सर अच्छा, अध्यक्ष महोदय बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना। चलिए डॉक्टर कोकोली घोष, जब आपको डिबेट होगा तो पर्याप्त मौका मिलेगा। आप सारा विषय रखना, डिबेट के समय कोई दिक्कत नहीं है। Honorable sir, I rise on behalf of All India Trinamool Congress to raise my objection for introduction of this bill for two reasons. The 131st Amendment of the Constitution. First, the Article 334A is arbitrary as it makes women's reservation dependent on a future delimitation exercise, contingent on the discretion of the government. This creates uncertainty and allows the government to delay implementation. Equality cannot depend on political exercises. Equality comes by birth, by democratic rights given in the Constitution by Ambedkar Sahab, whose birth centenary we just celebrated this week. And secondly, sir, the Constitution mandates periodic readjustment after each census under Article 82 and 170 for Lok Sabha and Vidhan Sabha. This bill deletes that mandate and substitutes it with executive discretion, converting it into obligation into political choice. And also, women should be elected to the additional seats like All India Trinamool Congress always feels more than 33% before even 2023 when the bill was passed. And women will be elected to the additional seats created through reservation without cutting the seats of the existing male MPs. This is chauvinism, this is anti-democratic, it is unconstitutional. Thank you, sir. मुझे लग रहा है कि सदन में सभी मान्य नेताओं को विरोध बिल का करें, उसके पहले अपने मत को दे देंगे तो देश समझ जाएगा। इसलिए पूरी डिबेट के समय मत देना, अभी विधायी क्षमता पे कर लो। चलिए, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा एन.के. प्रेमचंद्रन जी समझा दो इनको। आप तो एन.के. प्रेमचंद्रन जी, आप रूल्स में बोलना, ठीक है ना। अगर आप रूल्स में नहीं बोलोगे तो लोग ठीक नहीं समझेंगे। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Sir, I rise to oppose the introduction of 131st Constitution Amendment Bill on the following 6 grounds, and that to the constitutional grounds. I am questioning and challenging the constitutional competency as well as the legislative competence of introducing this bill. So kindly, according to Rule 72(1) proviso, kindly provide me some time so as to elucidate my case regarding the legislative competence of the bill. Sir, number one, the 131st Constitution Amendment Bill is not meant for the women reservation, but it is meant for the delimitation. That is the basic objection we are raising. Sir, always the Honorable Minister, the Home Minister is always talking about the women's reservation. Already, as per the constitutional provision, this House unanimously, except 2 honorable members, this House unanimously passed the Women Reservation Bill by 2023 Act. That has become the part and parcel of the Constitution that is in existence. That is the same Home Minister has moved the bill, or the government has moved the bill, and that was unanimously passed except 2 members who have voted against. So that bill is in existence. At the time of passing the bill,
See, coming to the statement of... Sir, no, these are all technical points. These are all technical points. Sir, these are all technical points. Statement of objects and reasons should be in consonance with the contents of the bill. That is also a legislative practice. Here it is missing, para 6. Sir, kindly see para 6, just K.C. Venugopal has pointed out it. The next census and the consequential delimitation exercise thereafter will take considerable time. Sir, whether the government is not aware of that, the delimitation process as well as the census process will take time, so that after the delimitation, the women reservation bill can be made practicable only by 2034. At the time of at the time, so that means the statement of objects and reasons are not. Sir, please, and no. Another very. आप तो पूरी बिल पे डिबेट करने लगे। पूरी बिल पे डिबेट के समय सबको पूरा समय दूंगा। स्पीकर सर, स्पीकर सर, हाँ इनके प्रेम से यहाँ 1 सेकंड में बोल दें आप। एक मिनट से बोल रहा है। हाँ। सर 1 मिनट से हिंदी में बोलेगा। सर आर्टिकल 81(3), सर आर्टिकल 81 clause 3, according to that is a cardinal constitutional point in this case. According to that, which census is to be taken for considering the population, that will be as per the constitution. It's a constitutional obligation and mandate. Now the government is changing that constitutional mandate, that as per the law determined by the parliament with simple majority. Sir, with a simple majority. That means a propriety of the constitution. The mandate of the constitution. आप तो इंटेलिजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस बिल में लाए ना इसको। बालू जी, I rise to oppose the bills which have already been sandwiched. So that's why yesterday video I told. And it is, we can call it as a sandwich bill. All the 3 bills can be called as a sandwich bill because everything is interlinked together. So the government has not come forward to see that each and every bill is put separately. They have sandwiched each and everywhere it has got a link. And every speaker of this house would find very difficult to distinguish between one bill to another bill. First of all, I could say that we are for women's bill as passed in 2023 in the same Lok Sabha and Rajya Sabha, which has already been in record. So that is why it is not necessarily to bring one more bill. But at the same time, we could insist that government should have come forward in 2024, 2025 and now 26 at least. But now they are linking the things further. So they want to have a delimitation, they want to have a census, then after the census it has to come into. So what I suggest is, yesterday my leader in Salem rally, he has hoisted the black flag and at the same time he has burnt to ashes the bill proposed by the government. उन्होंने काला झंडा दिखाया, पीला झंडा दिया, इससे सदन से क्या लेना है? दिखाते रहो झंडे। So actually, at the same time, we would like to clarify that the opposition to these bills do not alter our party stand for immediate implementation of 33% reservation for women in parliament and in legislation. Okay. So whatever the DMK stand is very clear, and they should not just find fault with in between, so that things will be very clear. That is why I reiterated this one. We are for women's reservation, and this women's reservation should be taken forthwith without any further delay. See, Asauddin Owaisi. Sir, I oppose this introduction of this constitutional amendment bill because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the Constitution, sir. Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South rule and other areas the ruler and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature.
Sir, federalism is the basic structure of the Constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Sir, the Hindi heartland has 38.1%. It will increase to 43.1%. Southern states will decrease from 24 to 20%. Sir, why I say it is complete destruction of federalism? It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference, if decisions are taken in UP rather than parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates our own Direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of motion for introducing a bill in this house. Similar copies of the bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी। इसका साहिर लुधियानी ने कहा, सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। के राधाकृष्णन जी, यस। Thank you, sir. Sir, I strongly oppose the introduction of the Constitution 131st Amendment. Sir, any constitutional amendment must uphold federalism, democracy and social justice. However, this bill raised serious concern, having been introduced without adequate consultation with the state government. तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सरकार जल्दबाजी में क्यों है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। हम महिला विधेयक के पक्ष में हैं पूरी तरह से। सरकार जनगणना क्यों नहीं करा रही है? जनगणना का काम शुरू हो चुका है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। जातीय जनगणना का फैसला भी हो चुका है, साथ ही सरकार जल्दबाजी में है। तो देखिए, विपक्ष ये लगातार जिस तरह से जनगणना को लेके सवाल कर रहा है कि क्यों भाई इतनी जल्दबाजी, धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी में नहीं आती हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। एसपी चाहे तो मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दे दे, अपने कोटे से ये आरक्षण दे सकती है, ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो देखिए कि यहाँ पे विपक्ष लगातार ये हमला बोल रहा है, और जैसे ही इन तीनों बिलों को सदन में पेश किया गया, उसके बाद जिस तरह का अंदेशा था, अंदाजा लगाया जा रहा था शुभांगी की हंगामा होगा, तो वो हुआ भी।